स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। मैं हूं दीपक मेहता, आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2025 का कक्षा 10 का मॉडल पेपर, उसका ये तीसरा भाग जिसमें हम देखेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो तैयार हो जाइए, पेन कॉपी उठाइए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। शुरू करते हैं हमारा सेक्शन सी यानी खंड 100। सबसे पहले छोटी छोटी कुछ बातें हम देख लेते हैं कि इस सेक्शन में कौन कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर्स के होंगे। ये हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाई थी। तो देखिए यहाँ पर इस भाग में यानी इस सेक्शन में केवल 4 प्रश्न होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे इस पार्ट में। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। सेक्शन सी में 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं। ये सबसे बड़ी फायदे की बात है आप सब बच्चों के लिए जो 2025 का पेपर देंगे कक्षा 10 का गणित का, उनके लिए सबसे अच्छा भाग होने जा रहा है क्योंकि इसमें आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको दोनों में से एक करना है। यानी इस भाग में कुल 4 प्रश्न हैं तो कुल 8 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न में 2-2 प्रश्न हैं, अथवा में हैं और लगा के हैं। आप चाहें तो अथवा के ऊपर वाला कीजिए या अथवा के नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक है, क्योंकि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 13 तक थे। अब यहां पर आपका सेक्शन नंबर सी आ रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक यानी कि कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं। और इस भाग में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपको सेक्शन सी में प्रश्नावली 5, प्रश्नावली 7, 10 और 14 से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नोट करके रख लीजिएगा, ये 4 प्रश्नावली सेक्शन सी की होंगी। कौन कौन सी? 5, 7, 10 और 14। इन सब एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अलावा किसी और एक्सरसाइज से आपसे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये 4 एक्सरसाइज आपको करनी है और 3-3 अंक के ये प्रश्न हैं। चलिए अगला हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पार्ट का और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इस पेपर का। सबसे पहले आपको दिया गया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, किसी एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। The sum of first 7 term is 49 and the sum of first 17 term is 289. Then find the sum of n terms of an AP. हम 7 पदों का योग आपको दे रखा है तो हम कह सकते हैं योग को हम s से व्यक्त करते हैं। योग यानी सम Sn। तो यहां पर 7 पदों का योग है तो Sn होगा S7 और S7 की वैल्यू आपको गिवन है 49। अब देखिए यहां पर Sn का फॉर्मूला आपको पता है। Sn का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के आपको इस सवाल को करना है। तो S7 यहां पर n की जगह 7 रखना है, ये 7/2 2a, यहां पे a की वैल्यू पता नहीं है पर n-1 n की वैल्यू यहाँ 7 है, 7 में से 1 गए तो 6 और यहां पर आपके d भी आएगा तो ये d, ये आपको दे रखा है बराबर 49। जो आपको दे रखा है पहले उससे शुरुआत करें। चूंकि S7 बराबर 49 है तो S7 का फॉर्मूला इधर लगा दिया, Sn वाला, n की जगह 7 रखेंगे, बाकी सब वैसा का वैसा है। देखिए 7/2 को हम उधर ले जाएं तो 2a + 6d 2a + 6d इज इक्वल टू
49 इंटू, जब 7/2 उधर जाते हैं गुणा की संख्या पलट जाएगी तो 2/7 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 7 49। स्टेप का चिन्ह आप यह लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे 2a + 6d = 7 दूनी 14। अब आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं, समीकरण नंबर 1। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर अगला जो सिस्टम दे रखा है 17 पदों का योग 289 है। फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है। तो हम फिर से अब इसको लिखेंगे और लगाएंगे, एक लाइन दो लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे S17 = 289 और फिर से Sn का ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे और इसमें इसको रखेंगे। n की जगह हमारा यहाँ पर 17 है तो 17/2 फिर 2a प्लस n-1 यानी 17 - 1 16d हो गया और ये 289। सिमिलरली जैसे हमने पिछले ऊपर वाले स्टेपों में किया, 17/2 उधर जाकर के पलट जाएंगे तो 2a + 16d बराबर 289 इंटू 2/17 हो जाएंगे और फिर 17 से कटेंगे, 17 × 1 = 17 और 17 17 289 होता है। तो यहाँ पर आप इसको समीकरण बना सकते हैं, 2a + 16d बराबर 17 दूनी 34, 2a + 16d = 34। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों समीकरणों को ले लेते हैं। 2a + 6d बराबर 14 और 2a + 16d बराबर 34। इस तरह से पर हमें कोई भी एक वेरिएबल को विलोपित करने के लिए, काटने के लिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2a बराबर है तो हम इसे विलोपित कर सकते हैं, लेकिन इनके चिन्ह भी अलग होने चाहिए। तो चिन्ह अलग नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा घटाने पर, घटाने। जब हमें चिन्ह बदलना पड़े तो लिखेंगे घटाने पर और चिन्ह ना बदलना पड़े तो लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पर अपन को साइन चेंज करना है, माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस। तो ये 2a से 2a विलोपित हो गए, 16d में से 6d गए तो बचे माइनस के 10d। बड़ी संख्या पे साइन माइनस है तो इसलिए माइनस में बचेगा 10d और 34 - 14 यानी बड़ी पे यहाँ भी माइनस है तो माइनस, कितने बचे 20। तो d की वैल्यू आएगी आपकी -20/-10। -10 नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 10 से 20 कैंसिल हुए 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू 2 आ गई। पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, जो आपकी मर्जी हो उस इक्वेशन में इस वैल्यू को रखिए और a का मान प्राप्त कीजिए। ये मैं फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ और आइए d की वैल्यू, d का यह मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर d की यह वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो d की वैल्यू 2 है तो 2a प्लस यहाँ पे 2 रखना है तो 2 से 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 2 = 12 यानी 6 दूनी 12 बराबर 14। 12 उधर ले जाएंगे तो 2a बराबर 14 - 12 तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ बचे 2 और 2 नीचे तो a की वैल्यू आ गई 1। n पदों का योगफल हम करेंगे तो प्रथम n पदों का योग हमें निकालना है तो Sn निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें n की वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है, a और d हमें प्राप्त हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट n टर्म्स का सम पूछा है तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n और a और d की वैल्यू रख दीजिए। n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू आपके पास है 2 तो n अपॉन 2 ये 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 वन जा 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गए अंदर तो यहाँ n अपॉन 2 इंटू 2n बचा वापस 2 से 2 कैंसिल हो गए तो n और n का मल्टीप्लाई किया तो आया n स्क्वायर। अतः प्रथम n पदों का योग जो है वो आया है आपके n स्क्वायर। ये हमारा हुआ आंसर। इस तरह से हमारे सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर आया n स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसी के अथवा में आपको चॉइस के रूप में दूसरा प्रश्न दे रखा है। अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कौन सा है वह एपी ज्ञात कीजिए। फाइंड द एपी डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 जिसका तीसरा पद 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12 यानी सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है। इसको हम ले लेते हैं। तो क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं क्या दे रखा है। एपी ज्ञात करना जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है तो ये हम अथवा का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अथवा 14 का अथवा तीसरा पद 16 है मतलब a3 इज इक्वल टू 16। तो पहले तीसरे पद का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस 2d। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2d बराबर 16। तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन मान सकते हैं समीकरण मान सकते हैं। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है तो और जो आपको दूसरी कंडीशन दी है वो ये है कि इसका सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है तो यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सेवंथ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 6d। सातवें पद का फॉर्मूला। पांचवें पद का फॉर्मूला है a प्लस 4d और प्लस में 12 है। यहाँ पे आप a से a को कैंसिल कर सकते हैं। 4d इधर लाइए तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। कितने बचे 2d बचे 2d और यहाँ पे 12 है तो d की वैल्यू आपके पास 12/2 यानी 6 आ गई। लेकिन AP पूछी है तो a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी तो यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे d का 6 तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर हो गए 16। 12 उधर लेंगे तो 16 माइनस 12 a का मान आ गया आपके 4। अब हमें AP निकालनी है तो देखिए अतः AP निकालने के लिए आपको कम से कम 3 टर्म या 4 टर्म निकालनी पड़ेगी। तो पहले प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म a1 जो है a के इक्वल होगी वो कितनी है 4। फिर दूसरा पद a2 होगा a1 प्लस d के बराबर होगा तो a1 4 है d का मान 2 है तो कितना आ गया 6। तीसरा पद थर्ड टर्म a3 होगी जो कि a2 प्लस d के बराबर होगी तो a2 की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा। और चौथा भी निकाल लीजिए। चौथा पद a4 तो a3 प्लस d के बराबर होगी। a3 8 है और d 2 है तो कुल मिला के हो गए 10। अतः AP क्या होगी AP होगी आपके
4, 6, 8, 10 और AP को कॉमा के बाद 3 डॉट आपको लगाना पड़ेगा, तो ये AP अनंत तक जाएगी। अतः इस तरह से आपका ये AP वाला अथवा का दूसरा क्वेश्चन 14वें प्रश्न का ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इस तरह से आप दोनों क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो जो आपको सरल लगता है वो क्वेश्चन कीजिएगा, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। दर्शाइए कि ये और ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। शो दैट द पॉइंट 17, 42, -1, -1 एंड -4 आर द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर। ये प्रश्नावली 7 से आपका क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ग के नियम आने चाहिए, स्क्वायर के रूल्स आने चाहिए कि स्क्वायर कैसे प्रूव हो सकता है कि वो स्क्वायर है। एक तो उसके चारों साइड्स बराबर हों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री। लेकिन यहाँ कोण के बारे में इस प्रश्नावली में कुछ नहीं बताया गया, तो फिर हम साइड से कैसे बताएं? तो उसके डायगोनल बराबर होने चाहिए, नहीं विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो हम समझेंगे कि वो वर्ग है। इसका मतलब ये डिस्टेंस से चला है सवाल, तो डिस्टेंस से सवाल होगा, यानी दूरी सूत्र से। आपको 6 बार दूरियां निकालनी पड़ेंगी, चारों भुजाओं की दूरी, दोनों विकर्ण की दूरी, और अगर वो बराबर हुई तो फिर समझिए कि ये वर्ग है। तो सिद्ध यही करना है। पहले हम ऊपर वाला ही सवाल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। माना बिंदुओं के नाम दे देते हैं। A एक साथ, B 4, 2, C -1 और D जो है D 4 -4 है। तो यहां पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से पहले AB की दूरी निकालेंगे। पहले दूरी सूत्र लगाएंगे हम। दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इससे AB की डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो AB की डिस्टेंस निकालते हैं, इसको थोड़ा सा अपन इधर कर देते हैं। AB की डिस्टेंस हम निकालेंगे तो देखिए x2 - x1, A और B, x2 - x1 यानी 4 - 1, हमेशा पॉइंट x1 x2 y2 मानेंगे और आगे वाला x1 y1 मानेंगे। तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 y1, तो 2 - 7 का स्क्वायर। 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। इधर चलिए 5 बचे यहाँ पर -5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और इस तरह से ये हो गया √34 यूनिट यानी मात्रक। इसके बाद आप इसी प्रकार ऐसे लिखेंगे, इसी प्रकार BC की दूरी निकालेंगे। BC की दूरी निकालने के लिए B और C को चेक कीजिए। तो x2 y2 x1 y1 ये हो गए। तो x2 - x1 यानी -1 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -1 - 2 का स्क्वायर। सेम कंडीशन आई, ये हो गए 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ये हो गए 3 का स्क्वायर 9, -3 हो गए। -3 का स्क्वायर भी प्लस होता है तो इसीलिए, और यहाँ भी आ गया √36 यूनिट। इसी तरह से अब AB हो गया, BC हो गया, CD निकालते हैं। तो CD की दूरी निकालेंगे। CD की दूरी -4 -1 है, तो ये हो गया +1 का स्क्वायर, और ये है
4 माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये हो गए 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये भी 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट हो गए ये 34 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार चौथी भुजा निकलेगी AD। तो AD की वैल्यू निकाल लेते हैं, AD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AD की वैल्यू आएगी आपके -4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ बचे -3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह यहाँ भी आ गए आपके 34 यूनिट्स। ठीक है, तो चारों भुजाएं आ गई, चारों भुजाएं बराबर आ गई, इसका मतलब अब वर्ग हो सकता है। बस अपन को क्या करना है, डायगोनल और निकालना है। तो डायगोनल होता है AC और BD, AC और BD। आपको मैं यहाँ चित्र से बता देता हूँ, ये देखिए आप ABCD ये बराबर आ गया, ये चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं। अब अपन को AC और BD निकालना है। अगर ये दोनों भी बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक वर्ग है। अब विकर्ण की दूरी भी दूरी सूत्र से निकालेंगे। चलिए अब निकालते हैं हम AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी निकालेंगे। विकर्ण AC निकालेंगे तो आपका C ये रहा, A ये रहा, तो -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर हो गया 4, इधर -8 का स्क्वायर हो गया 64, यानी कि ये हो गए प्लस 68 यूनिट्स हो गया ये। अगर ये स्क्वायर है तो BD भी इसी के बराबर आना चाहिए। तो BD निकालते हैं, तो BD है आपका -4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। सेम आ रहा है 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये भी आ गया √68 यूनिट्स। तो आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि AB, BC, CD और AD चारों भुजाएं बराबर हैं और AC और विकर्ण BD भी आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे चूंकि यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है, इसीलिए सिद्ध हुआ कि बिंदु, इन चारों बिंदुओं के नाम लिखिएगा। अतः सिद्ध हुआ कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 4 वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं HP। तो इस तरह से आप इस 15वें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूछा था कि 4 बिंदु देकर, 4 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स देकर, निर्देशांक देकर कि बताइए ये वर्ग के शीर्ष हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया और 4 दूरियां निकाली चारों भुजाओं की, AB BC CD AD, चारों 34 के बराबर आई, √34 √34, और विकर्ण भी निकाले AC और BD, दोनों 68 रूट आए, √68। और इस बिना पर, इस सबूत के आधार पर हम कह सकते हैं
कि यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो चारों बिंदु दिए गए हैं वे वर्ग के शीर्ष हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्क्वायर हैं। अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, हम उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि यदि ए और बी ये दोनों बिंदु हैं तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले मैं एक रेखा बना लेता हूं A और B बिंदु वाली। ये हम कर रहे हैं अथवा वाला क्वेश्चन, किसका, 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें A और B दो बिंदु दे रखे हैं और एक जगह कहीं पर P दे रखा है। तो A और B के निर्देशांक क्या हैं देखते हैं क्वेश्चन में, -2 और 2 - 4 हैं, -2 -2 तो -2 और यहाँ पर है -2 4। क्या मैं सही हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, सॉरी 2 - 4 हैं, 2 - 4। B के निर्देशांक हैं 2 - 4। अब यहां पर आपको दे रखा है, इसने दिया है A के निर्देशांक तो है -2 - 2, B के निर्देशांक है 2 - 4 और P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, लेकिन उसने इस तरह से दिया है AP बराबर 3/7 AB, यानी जो AP का भाग है, इधर वाला भाग, वो 3/7 AB है। तो बताइए इधर वाला हिस्सा क्या होगा। जब ये 3/7 है, यानी 7 हिस्सों में से 3 हिस्से इसके हैं, तो बचे हुए 4 हिस्से इसके होंगे, तो 4/7 AB ये होना चाहिए BP। फिर भी हम ऐसे करेंगे, चूंकि AP बराबर 3/7 AB है, इसीलिए BP क्या होगा, तो BP होगा AB में से आप ये 3/7 AB घटा दीजिए, पूरे AB में से AP घटा देंगे तो BP आ जाएगा। तो AB एलसीएम ले लेते हैं 7, ये हो गए 7 AB माइनस 3 AB, तो ये हो गया आपका 4/7 AB, यानी BP की वैल्यू आपके 4/7 AB आ गई। तो फिर अनुपात और निकाल लेंगे। देखो, जब भी कोई रेखाखंड पर कोई बिंदु मौजूद होता है तो वह उसे अनुपात में बांटता है, डिवीजन करता है उसका रेशो में, और रेशो में डिवीजन करने के बाद अगर हमें उसका निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो हमें विभाजन बिंदु का सूत्र लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें रेशो पता होना चाहिए, तो रेशो निकालते हैं। तो AP अनुपात BP अगर निकालेंगे तो ये होगा 3/7 AB अनुपात 4/7 AB। तो AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि आपका AB अनुपात AP जो है, AP अनुपात BP जो है वो होगा 3/4। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु P है, ये इस रेखा को 3/4 में विभाजित कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। अब हम P के निर्देशांक निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से, तो लिखेंगे अतः विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र लिखेंगे आप m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये हमारा विभाजन सूत्र है। तो इससे हम इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक निकालेंगे,
P के निर्देशांक निकालने के लिए हमें x1 y1 ये मानना पड़ेगा, x2 y2 ये और m1 m2 ये। तो अब इसमें मान रखते हैं m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और ब्रैकेट में आप x2 का मान रखेंगे 2 प्लस m2 की वैल्यू है 4, m2 की वैल्यू है 4 और m1 का x1 का मान रखेंगे -2 अपॉन 3 + 4। फिर m1 y2 फॉर्मूला जो है m1 y2 है, तो m1 की वैल्यू फिर से 3 है, y2 की वैल्यू आपके -4 है, प्लस m2 y1 हो गया आपका -2, 3 + 4 ये हमने फॉर्मूले में रख दिया। अब करते हैं 3 × 2 = 6 -4 × 2 = 8 प्लस माइनस माइनस और ये हो गए 7 और ये -7 क्यों होगा, प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 और प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 और ये हो गए 7। इसके बाद चलिए आप 8 - 2/7 और इधर चलिए माइनस माइनस डबल माइनस है, प्लस हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, 12 × 8 = 20/7। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। देखिए आप दो क्वेश्चन थे, दर्शाइए कि एक वर्ग के शीर्ष है, तो वर्ग के शीर्ष दर्शाने के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। नीचे P के निर्देशांक पूछे थे और AP = 3/7 AB दे रखा था, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 16वां प्रश्न। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। एक सर्कल के चारों तरफ वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। तो पहले हम इस सवाल को चित्र बनाकर करते हैं। चित्र बनाएंगे पहले। ये एक सर्कल है, इसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम है यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है, देख लेते हैं। जी हाँ, ये एक समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है। अब इसे बताना है कि हमें ये समचतुर्भुज भी होगा। ABCD और ये जो है इस वृत्त को PQR और S पे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्या दिया है। दिया है यानी गिवन। व्हाट इज गिवन? गिवन है एक वृत्त, अ सर्कल whose सेंटर इज O, उसका जो सेंटर है वो है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। जिसकी भुजाएं AB, BC, CD व AD क्रमशः PQR व S पर वृत्त को
स्पर्श करती हैं। दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। नाउ व्हाट इज टू प्रूव? टू प्रूव सिद्धि करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये जो पैरेललोग्राम जो है सर्कल के चारों तरफ, ये समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है। तो यानी कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगला पॉइंट है आपका उत्पत्ति। उत्पत्ति अर्थात प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज 10 से ये क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 10 में दो प्रमेय हैं, दो थ्योरम्स हैं। पहली है कि किसी वृत्त में अगर स्पर्श बिंदु से कोई त्रिज्या जा रही है तो वह स्पर्श रेखा पर लंब होगी। The tangent from the point of contact is perpendicular to the radius, ये होगा। और इसके अलावा दूसरा नियम यह है कि बाहर से, वृत्त के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये दो प्रमेय हैं। यहां पर कौन सी प्रमेय का उपयोग होगा? देखिए, आप अभी बताया आपने, वृत्त के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यहां पर आपको यही कंडीशन नजर आ रही होगी। वृत्त के बाहर से ये बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं हैं, AP और AS, B से BP और BQ, C से CR और CQ, D से DR और DS। तो ये इस नियम का हम पालन करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो उत्पत्ति हम कर लेते हैं शुरू। लिखेंगे, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, लंबाई में बराबर होती हैं। तो लंबाई में बराबर होती है तो क्या लिखेंगे? जब बाहर से स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो AP इक्वल होगी किसके? AP इक्वल होगी साहब AS के, समीकरण नंबर 1। फिर BP इक्वल होगी BQ के, समीकरण नंबर 2। CR इक्वल होगी DR के, समीकरण नंबर 3। और DR CR जो है वो CQ के इक्वल होगी, CQ के इक्वल होगी, और DR इक्वल होगी DS के। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इधर वाले नाम लिखने हैं वो आमने सामने की भुजाओं के होने चाहिए, AP DR CD BP, AP BP CR DR, और ये दोनों के इस साइड होने चाहिए। तो AP के बराबर AS, BP के बराबर BQ, CR के बराबर CQ, DR के बराबर DS। ये 4 इक्वेशन बन गई। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ समीकरणों से ले लेते हैं। AP प्लस DP, जोड़ेंगे इनको, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR बराबर AS और DS,
AS प्लस कैसे भी जोड़ लें आप, चारों को जोड़ना है। मैं S वाले के साथ जोड़ रहा हूँ और Q वाले को साथ में जोड़ूंगा, BQ प्लस CQ। कॉमन अक्षर मैंने ले लिया यहाँ पे, BP CR, BP AP CR DR AS DS BQ CQ। तो AP और BP जोड़ा तो क्या बन गया, AB, और CR और DR को जोड़ा तो बन गया CD। देखो AP प्लस BP को जोड़ने पे AB बन गया, CR और DR को जोड़ने पे CD बन गया। इसी तरह से AS और DS को जोड़ने पे कॉमन लेटर जो S है वो हट जाएगा, तो क्या बनेगा AD, और BQ और CQ को जोड़ने पे बनेगा BC। इसको आप समीकरण नंबर 5 नाम देते हैं पहले। अब चूंकि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर होगी किसके, CD के, व AD बराबर होगी किसके, BC के। इसको आप समीकरण नंबर 6 नाम दे दें और ये मान समीकरण 5 में रख दें। समीकरण 5 में यह मान रखने पर, तो समीकरण 5 में यह मान रखेंगे तो AB और CD बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं AB प्लस CD को भी हम AB लिख सकते हैं, और इधर AD और BC बराबर हैं तो हम AD प्लस BC को भी AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2AB हो गए और यहाँ पर 2AD हो गए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB और AD बराबर हो गए, AB बराबर हो गया AD। तो देखिए आप समझ सकते हैं AB और CD बराबर है, AB और CD बराबर है, यहाँ पे AB और AD बराबर है, AB और AD बराबर है, तो इसका मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। समीकरण नंबर आप इसको 6 नाम दे दें। यहाँ आप लिखेंगे अब समीकरण 6, इसको 7 नाम देंगे, समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 व 7 से आप देखेंगे कि AB बराबर है BC के, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है AD के। चारों भुजाएं बराबर हैं, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी रोम्बस है, समचतुर्भुज है। हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि ABCD एक समचतुर्भुज है। कैसे हुआ सिद्ध, पहले क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर CD और AD बराबर BC, ये हमने समीकरण नंबर 6 बनाया था। और इस नियम का उपयोग करके कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, हमने ये चारों बराबर करके 4 समीकरणों से ये सिस्टम बनाया था। और इसमें ये वैल्यू जब हमने रखी तो ABCD के बराबर आ गया, AB और AD बराबर आ गए। AB CD के पहले ही बराबर था, AB AD बराबर हो गए, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं, और चारों भुजाएं बराबर होने पर वह रोम्बस यानी समचतुर्भुज कहलाता है। तो इस तरह से ये सवाल हमारा। अब देखते हैं हम 16वें क्वेश्चन के 8वां में जो प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। वृत्त है, उसके चारों तरफ चतुर्भुज दे रखा है, उसका कोई नाम नहीं है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक चतुर्भुज है जो वृत्त के चारों तरफ बना हुआ है, यानी जिसकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, जो सर्कल है उसको टच कर रही हैं चारों साइड्स। और इसको देख लेते हैं हम, ये देखिए आप, ये एक सर्कल है जिसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और सर्कल जिसका सेंटर हम O मान लेते हैं,
सर्कल का सेंटर ओ है, जिसके चारों तरफ ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना हुआ है, उसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है के परितः चतुर्भुज ABCD है। एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, उसके चारों तरफ चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं AB BC CD व AD क्रमशः P Q R व S पर वृत्त को स्पर्श करती हैं। वृत्त को स्पर्श करती है। तो क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल whose sides AB, BC, CD and AD respectively touches P, Q, R and S। तो ये दिया है, गिवन है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे जिसे बोलते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है टू प्रूव। नाउ व्हाट इज टू प्रूव? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो सेंटर पे 180 डिग्री का कोण बनाती है दोनों मिलकर के। यानी दोनों का सम जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये प्रूव करना है। देखिए आप, कि A और B जो है इस पे जितना एंगल बना रही है, C और D जो एंगल बना रही है, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो प्रूव ये करना है कि AOB एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं। मतलब अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्रिएट कर रही है। ये हमें प्रूव करना है। अब करते हैं हम उत्पत्ति। अगला पॉइंट जो है, उत्पत्ति से पहले यहाँ पे हमें रचना करनी पड़ेगी। जब हमारे कोई नियम काम नहीं करते हैं तो रचना करते हैं। अब क्या रचना, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपन को। कंस्ट्रक्शन में हमें सेंटर O से P को, Q को, R को और S को ज्वाइन कराना है। तो यहां हम लिखेंगे रचना। रचना यानी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम? P, Q, R व S को O से मिलाया। इंग्लिश में कहें तो ज्वाइन P, Q, R एंड S टू O। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आता है हमारा अगला पॉइंट जो है, वो है उपपत्ति यानी प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है। पहले तो मैं यहां पर देख लेता हूं, ये लिख देता हूं कि यहां कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल यहां पर बन रहे हैं।
यानी हम इसके चारों तरफ देखें तो ये एंगल टोटल हैं 8 और 8 एंगल बन रहे हैं। अब उत्पत्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको ये जो कोने पे, जो कॉर्नर पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, तो ये जो दो ट्राइंगल है इनको आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। और सर्वांगसम सिद्ध करना है मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और उसके सीपीसीटी से आपके ये दो एंगल्स बराबर हो जाएंगे। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले एक ट्राइंगल हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहां पे हम ट्राइंगल लेंगे BOP और BOQ, त्रिभुज BOP व त्रिभुज BOQ में ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। क्या क्या बराबर है, BP बराबर BQ है। तीन चीजें, किसी भी दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए उसकी तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। SSS, SAS, RHS और AAS, ये 4 नियम होते हैं, 4 रूल होते हैं, इनसे हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हम ये बता रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। BP बराबर BQ, BP बराबर, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते समय उनका कारण भी लिखना पड़ता है जो आपने बराबर बताया। तो ये दोनों क्यों बराबर हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर बिंदु से, अपने पिछले सवाल में पढ़ा था, बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, तो ये बराबर हुई। दूसरी चीज है, देखिए आप BO जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं BO इज इक्वल्स टू BO, ये कॉमन, हम इसको लिख सकते हैं कॉमन, हिंदी वाले लिखेंगे उभयनिष्ठ। और तीसरी चीज है OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, ये क्यों बराबर हैं, ये एक ही सर्कल की रेडियस हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं, इसीलिए बराबर होंगी। तो ये आपका कौन सा रूल हो गया कॉन्ग्रुएंट का, SSS रूल, तीन साइड के बराबर हैं, तो इसीलिए त्रिभुज BOP कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा किसके, BOQ के। किस नियम से, SSS रूल से, SSS रूल से होगा। और इसीलिए CPCT से, इसीलिए CPCT क्या होती है, जब भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये बताता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जब बराबर हैं, सर्वांगसम है, तो इनके संगत अवयव 2 और 3 एंगल बराबर होने चाहिए। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार अब आपको ये बाकी त्रिभुज जो है कॉर्नर वाले, इनको सर्वांगसम सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट इसी प्रकार। सिमिलरली एंगल 4 और 5 भी इक्वल होंगे, तो 4 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी प्रकार एंगल 6 और 7 भी इक्वल होंगे, तो 6 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। और इसी प्रकार क्या होगा, 8 और 1 भी बराबर होगा, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, इक्वेशन नंबर फोर्थ। इस तरह से 4 समीकरण बन गई, 2 3 के बराबर, 4 5 के बराबर, 6 7 के बराबर और 8 1 के बराबर। इस तरह से हमारे सारे एंगल्स बराबर हो गए। अब करना क्या है, आप जानते होंगे कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पूरा चारों तरफ का योग 360 डिग्री होता है। तो बस इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए आप सारे के सारे एंगल्स का सम 360 कर दीजिए। अब देखिए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 से मान रखने पर अब हम वही मान रखेंगे जो हमें चाहिए। और कौन से चाहिए, चित्र में देखेंगे हमें 1 2 5 और 6 बार बार चाहिए, यानी कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 ये हमें चाहिए। तो इनको ऐसा कैसा इसकी जगह पर लिख दीजिए। कोण नंबर 1 प्लस 2 भी चाहिए अपन को, 2 लिख दीजिए। 3 नहीं चाहिए, लेकिन 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 3 को आप 2 लिख दें। 4 नहीं चाहिए, लेकिन 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 4 को क्या लिख दोगे, 5, और 5 को भी 5 लिखोगे। 6 नहीं चाहिए हमें, 6 चाहिए। 6 किसके बराबर है, 7 के, तो 6 को तो 6 ही लिखेंगे और एंगल 7 को भी 6 लिखेंगे। इसके बाद एंगल 8 हमें नहीं चाहिए, तो 8 किसके बराबर है, 1 के, और लास्ट में 1 नंबर हमें चाहिए, वो हमने लिख ही दिया है। तो अब देखते हैं ये सारे किसके इक्वल हैं, 360 के इक्वल है, सारे के सारे 8 एंगल। तो हमें कौन कौन से चाहिए थे, 1 2 5 एंड 6। 1 2 बार है, 2 2 बार है, 5 2 बार है और 6 भी 2 बार है। तो हम अगली स्टेप में ये लिख सकते हैं 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए आप यहां से पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, क्या बचेगा, 1 प्लस 2 और 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप यहां पर 1 और 2 का नाम लिख सकते हैं पूरा। 1 प्लस 2 मिला के बन रहा है AOB, 1 प्लस 2 मिला के क्या बन रहा है, AOB, और 5 और 6 मिला के क्या बन रहा है, COD। और यहाँ पे आप 360/2 कर देंगे, या डायरेक्ट इसको आप मान लेंगे 360 में 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हो गया, 180। और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि अपोजिट साइड जो है किसी सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग में अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है, यानी किसी वृत्त के चारों तरफ एक परितय, एक चतुर्भुज है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं उसकी अपोजिट साइड केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अपोजिट साइड जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल क्रिएट करेंगी। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूरा हो गया। आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17, और ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। एक कक्षा के छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं। द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये भार हैं और इसमें पूछा है इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड इट्स मीन निकालना है आपको। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस सारणी को हम खड़े सारणी के रूप में बनाएंगे। ये जो हमारी वैल्यू है वो xi है और ये fi है। xi fi दोनों की वैल्यू दे रखी है और केवल माध्य ज्ञात करना है, जिसमें आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। तो इससे ज़्यादा सरल वो क्वेश्चन लगता है। इसमें p की वैल्यू निकालनी है, एक मान गायब कर रखा है f का, और इसको निकालना है। लेकिन हम पहले उस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 17 का पहला क्वेश्चन ले लिया है, जिसमें भार यानी वेट जो है वो स्टूडेंट्स का वो ये है और उनकी संख्या ये है। इसको हम xi कहेंगे और इसको हम fi कहेंगे। अब इसके बाद हमें fi xi निकालना है। तो fi xi क्या होता है, दोनों का गुणा होता है 20 एकम 20 और 21 दूनी 42, 22 छंग 132, 23 का 7 से गुणा करेंगे, 7 के 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161, 24 चौका 96 होते हैं, 96, 25 दूनी 50, 26, 6 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78,
27 दूनी 54 और 28 तिया 84, 28 तिया 84 होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ करना है सिग्मा एफ आई और एक यहाँ पर करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तभी तो हम समांतर माध्य निकाल पाएंगे। क्योंकि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर जोड़, उस कॉलम का जोड़। एफ आई एक्स आई का जोड़ करेंगे और एफ आई का जोड़ करेंगे। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 28 29 30। एफ आई का मान जो है वो 30 है, योग 30 है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई 4 4 8 8 16 और 6 22 23 24 25 26 27, 27 का 7 हासिल के 2 10 15 7 22 और 5 27 और 9 36 और 6 42 43 44 45 45 44 50 51, 51 का 1 हासिल 5 5 और 1 6 और 1 7, 717 इसका योग आया 717। तो यहाँ पर 717 एफ आई एक्स आई है और एफ आई है 30, तो आप यहाँ पे भाग लगा करके इसको करेंगे। 717 में 30 का भाग लगाएंगे आप। वैसे ये बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है, 3 से कट रहा है, ये 3 की टेबल से हम काटें। 3 ढाई 30, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 239 बटा 10, 239। एक डिजिट बाद दशमलव लग जाएगी तो 23.9 इसका आंसर है। तो इस तरह से हमारे 17वें के पहले क्वेश्चन का आंसर आया 23.9, 23.9। आशा है समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आप इस 17वें क्वेश्चन में यहाँ पर तो आपको समांतर माध्य यानी कि माध्य यानी मीन ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर आपको P की वैल्यू निकालनी है। एक F की वैल्यू गायब है जिसको P नाम दिया गया है, वो निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं और ये हमारे सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको यदि बंटन का माध्य 7.5 यानी मीन दे रखा है 7.5, तो P की वैल्यू फाइंड करनी है। इस सारणी को हम खड़ा बना लेते हैं। S की वैल्यू ऐसे लिख दी, FI की वैल्यू ऐसे लिख दी। अब FI XI निकालेंगे, तो FI XI निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 जा 18, 8 5 जा 40, 15 7 जा 105, 9p जा 9p, 11 8 जा 88 एंड 13 4 जा 52। इस तरह से हमने एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों काम करने हैं, एक तो सिग्मा एफ आई करना है और एक सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। तो दोनों को हम कर लेते हैं। पहले तो P लिखेंगे और प्लस बाकी सबको जोड़ लेंगे। 8 और 6 14, 15 29, 29 8 37, 37 4 41, 41 और यहाँ पर हम जोड़ेंगे 8 2 10, 10 5 15 और 8 15 और 8 23, हासिल का 2, 5 2 7, 15 15 और 4 19 और 1 20 का 0, हासिल के 2, 103। लेकिन साथ में आपको 9p लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे एफ आई एक्स आई के कॉलम का योग आया 9p प्लस बाकी सबको जोड़ा 303 और एफ आई के कॉलम का योग आया p प्लस बाकी सबको जोड़ा तो 41। अब हम माध्य चूंकि कर रहे हैं सवाल माध्य का, तो माध्य यानी मीन x बार होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हमें माध्य दिया गया है 7.5, तो हम यहाँ 7.5 लिखेंगे और बराबर एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है 9p प्लस 303
और इसके बाद FI की वैल्यू आई है P प्लस 41। अब हम इसके नीचे बटा लगाकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9P प्लस 303 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9P प्लस 303 आया। इसके बाद 7.5 का P से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5P और 41 का इससे करते हैं 74 5 5 चौका 20 7 चौका 28 और 2 30 300 5 7 0 3 303 का 307.5 आया 307.5 41 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो एक बार P आप एक एक तरफ ले लें तो यहाँ पे आपके 9P है 7.5P इधर आएंगे माइनस 7.5P उधर 307.5 303 उधर जाएंगे तो 303 यहाँ पर बचेगा 1.5P और यहाँ बचेगा 4.5 तो P की वैल्यू इस तरह से 4.5 अपॉन 1.5 15 तिया 45 यानी कि 15 3 जा 45 P की वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ पर 3। ये आपका आंसर है। इस तरह से सेक्शन C हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सेक्शन C में 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों क्वेश्चंस में अथवा वाले क्वेश्चन यानी कि अतिरिक्त विकल्प भी थे आपके पास, तो आपको दोनों में से एक एक क्वेश्चंस करने थे। तो हमने यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस, चाहे वो क्वेश्चन का पहले वाला क्वेश्चन हो या अथवा के बाद वाला क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चंस हर क्वेश्चन के दो दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हैं। आशा है आपको सेक्शन C बहुत पसंद आया होगा और हमने जो आपको सॉल्यूशन बताया वो आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो, आई बटन पर क्लिक करके आप देखिएगा। जो सेक्शन D की है वो हमने सॉल्व की है बहुत अच्छे तरीके से। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। और बना लेते हैं लोग न जाने कितने फूल कागज़ों के, क्या कोई ऐसा भी है जो कभी खुशबू बनाता है। हम खुशबू बनाने वाले लोग हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।